हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं एनक्लेक्स आरएन से। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, वहां वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी के साथ ये भी 20 क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भाई को प्रोसेस करवानी है, डीएचए एमओएच हार्ट के लिए प्रोसेस करवानी है, एलिजिबिलिटी करना है, डाटा फ्लो करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हर एक वीडियो के एंड में मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब बायो में मेरा सोशल मीडिया का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट ए नर्स प्लान टू कीप द पेशेंट वार्म। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस एक्शन। एक पेशेंट है जो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट यानी पीएचयू में उसकी केयर कर रहे हैं, तो नर्स है उसको वार्म रखने के लिए, पेशेंट को वार्म रखने के लिए प्लान कर रही है। तो इस एक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है पेशेंट को वार्म रखने का? ऑप्शन देखें। ए, टू लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम चिल। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट cutaneous vessels dilation. Option C, to preserve nutritional stores. Option D, to decrease patient anxiety. तो एनेस्थीसिया पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रख के उसको वार्म रखने का मेन रीजन है कि उसकी एंजाइटी है उसको डिक्रीज करना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है डी, टू डिक्रीज पेशेंट एंजाइटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, ए नर्स educate a patient about the use of incentive spirometry to prevent atelectasis after a surgery. The nurse is performing what step of the nursing process? एक नर्स है जो सर्जरी के बाद एटलेक्टिसिस से प्रिवेंट करने के लिए इंटेंसिव स्पायरोमेट्री के बारे में पेशेंट को एजुकेट कर रही है। तो यह नर्सिंग की कौन सी स्टेप होगी? ऑप्शन देखें। ए, इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी, असेसमेंट। ऑप्शन डी, इवाल्युएशन। ऑप्शन डी, डायग्नोसिस। तो यह कौन सी स्टेप होगी, क्योंकि वहाँ पे वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि उसको एजुकेट कर रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट्री उसको करनी है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अपनी प्रोसेस होगी इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर, which of the following is the most important discharge planning instruction for a patient with mononucleosis? एक मोनोन्यूक्लियोसिस पेशेंट के लिए इनमें से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज प्लानिंग इंस्ट्रक्शन होगी? ऑप्शन देखें। ए, कंज्यूम विटामिन के रिस्क फूड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ऑप्शन बी, अवॉइड crowded area to prevent the spread of infection. Option C, avoid activities that may increase injury to the spleen. Option D, take an antibiotics A prescribed to treat infection. तो कौन सी इनमें से कौन सी डिस्चार्ज प्लान है, डिस्चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज प्लानिंग इंस्ट्रक्शन है? तो वो होगी, वो क्राउड में नहीं जाएगा, क्राउड में जाने से प्रिवेंट करेगा ताकि वो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो सके। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है बी, अवॉइड क्राउडेड एरियाज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर, द नर्स इज मेजरिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ऑफ ए पेशेंट हु हैड ओपन हार्ट सर्जरी 4 hours ago. Which of the following is the maximum hourly amount of chest tube drainage that is expected in this time frame? एक पेशेंट है जिसकी 4 घंटे पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि उसका आवर्ली मैक्स, यानी कि 4 घंटे बाद का पूछा है कि इसको 4 घंटे बाद मैक्सिमम आवर्ली अमाउंट ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन देखें। ए, 400 ml। ऑप्शन बी, 300 ml।
ऑप्शन सी 200 ml, ऑप्शन डी 100 ml। तो इसमें कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 घंटे के बाद, वो है 100 ml। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है डी 100 ml, वो आवरली चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैड ए टोटल protocolectomy 24 hours ago due to a malignant neoplasm in the rectum. The patient continues to receive intravenous fluids and has started a clear liquid diet. The nurse understands that the patient is at increased risk for which of the following postoperative complications. एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जो जो कि रेक्टम में मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के कारण 24 आवर्स पहले टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी हुआ है। पेशेंट को कंटिन्यू आईवी फ्लूइड चल रहा है और लिक्विड डाइट स्टार्ट किया है। तो नर्स समझती है कि इनमें से किस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए पेशेंट को रिस्क रहेगा। ऑप्शन देखें, ए सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन SIADH, ऑप्शन बी डिसेमिनेशन इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी एटेलेक्टेसिस। इसमें देखो पेशेंट है उसको क्लियर लिक्विड डाइट चल रहा है और साथ में आईवी फ्लूइड कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे वाली कंडीशन में है वो होता है कि उसका पोटेशियम लेवल कम हो सकता है, कम होने के चांसेस है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वाइल इवैल्यूएटिंग द न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ ए बेड रिडन पेशेंट विद मल्टीपल प्रेशर शोर, द नर्स शुड मेक श्योर द पेशेंट इंक्रीज द इनटेक ऑफ। एक बेड रिडन पेशेंट है जिसको मल्टीपल प्रेशर शोर्स हैं, उसका न्यूट्रिशनल इनटेक का इवैल्यूएशन करते टाइम नर्स है वो क्या मेक श्योर करेगी कि उनके इनटेक में क्या इंक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन देखें, ए फूड रिच इन विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन रिच फूड्स, ऑप्शन सी फाइबर रिच फूड्स, ऑप्शन डी वाटर। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो बेड रिडन पेशेंट है उसको प्रेशर शोर होते हैं, ऐसे वाले पेशेंट को क्या इंक्रीज कर सकते हैं इनटेक में, वो करेंगे अपन प्रोटीन रिच फूड्स, यानी कि जो फूड दे रहे हैं उसमें हाई प्रोटीन फूड उसको देंगे। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट हैड ए विट्रेक्टोमी एंड इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड to the post anesthesia care unit PSU. The patient should be planned in which of the following position before transfer to the PACU. एक पेशेंट है जिसका विट्रेक्टोमी हुआ। विट्रेक्टोमी मैंने पहले भी बताया, विट्रेक्टोमी हुआ है एक जो आई का पार्ट होता है विट्रेक्ट या रेटिना पार्ट होता है, उसको जो प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करते हैं, वो आता है विट्रेक्टोमी के अंदर में। तो विट्रेक्टोमी हुआ है तो एक ऐसे वाले पेशेंट को PACU पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि उसको ट्रांसफ़र करने के बाद उसको कौन सी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखें, ए डोर्सल रिकमेंडेड, ऑप्शन बी सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। तो उसका आंखों का हुआ है तो ऐसे वाले कंडीशन में उसको कौन से पोजीशन में रखेंगे अब, प्रोन पोजीशन में। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ए 20-year-old वुमन टेक्स साइक्लोस्पोरिन 100 mg बाई माउथ ट्वाइस पर डे। शी हैड ए हार्ट ट्रांसप्लांट 2 months ago and complains of dizziness, shortness of breathing, headache and fatigue. कैपिलरी रिफिल है वो है मोर देन 3, ब्लड प्रेशर 90/50 mmHg, हार्ट रेट है वो इरेगुलर है 100/100 पर मिनट है, रेस्पिरेशन रेट 28 पर मिनट है, टेम्परेचर 38 है।
व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम। एक 20 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको साइक्लोस्पोरिन 100 mg चल रही है, ठीक है, वो भी ओरली चल रही है, ट्वाइस ए दिन में 3 बार। उसका जो फीमेल पेशेंट आया है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है 2 मंथ्स एगो, और वो अभी कॉम्प्लिकेशन कंप्लेन कर रही है डिजीनेस की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, हेडेक की, फटीग की, ठीक है। उसका जो कैपिलरी फेल आ रहा है वो आ रहा है more than 3, ब्लड प्रेशर 90/50 आ रहा है, हार्ट रेट 100 आ रहा है और हार्ट रेट इरेगुलर है, रेस्पिरेशन रेट 28 आ रहा है, टेम्परेचर 38 आ रहा है। तो ऐसी वाली कंडीशन में है वो, इस वाले कंडीशन में मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कोज क्या होगा इस प्रॉब्लम का, इन प्रॉब्लम्स का मेन कारण क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए साइक्लोस्पोरिन इंटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन सी ऑर्गन रिजेक्शन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो हम ये पहले तो उसके देखते हैं साइन सिम्टम, प्लस में उसके देखते हैं वाइटल्स देखते हैं, तो उसके अंदर भी हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिल रहा है, बीपी डाउन हो रहा है। तो ये कारण किस की वजह से हो सकता है, तो इसका मोस्ट कारण हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वजह से ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी, इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए पेशेंट कम टू द emergency डिपार्टमेंट complaining of severe crushing substernal pain that radiate to the left arm and jaw. The patient is diaphoretic and pale with cool clammy skin. The patient is diagnosed with acute myocardial infarction. The nursing diagnosis would be decreased cardiac output related to। एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है जो लेफ्ट आर्म एंड जॉ को रेडिएट करने वाले सीवियर क्रूसिंग सबस्टर्नल पेन की कंप्लेन करता है, यानी कि हड्डियों को कुचल देने वाले पेन की कंप्लेन करता है, ठीक है। तो पेशेंट है कूल क्लेमी स्किन के साथ, डाइफोरेटिक एंड येलो है, पहले है। पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन डायग्नोसिस हुआ है। इस नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्यों। ऑप्शन देखें, ए स्ट्रक्चरल फैक्टर, इनकम्प्लीट वॉल्स, ऑप्शन बी impaired ventricular expansion, ऑप्शन सी impaired contractility, ऑप्शन डी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। तो यहाँ पे अपना सही आंसर किस वजह से वो कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, वो होगा ऑप्शन सी impaired contractility। impaired contractility की वजह से वहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, when discussing dietary choice with a patient who is receiving heparin therapy, the nurse should state the which of the following food affect the clotting time। एक पेशेंट है जिसको हेपारिन थेरेपी चल रहा है, उसका डाइटरी चॉइस के लिए वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डाइटरी चॉइस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा फूड होगा जो कि इनका क्लोटिंग टाइम है उस पर अफेक्टेड करेगा। ऑप्शन देखें, ए फूड्स कंटेनिंग गोट्स मिल्क, ऑप्शन बी फूड्स हाई इन विटामिन के, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन फूड्स, ऑप्शन डी सोया बेस्ड फूड। तो आपको सबको पता है कि इनमें से कौन सा फूड है वो अफेक्ट कर सकता है, कोई विटामिन के है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, फूड हाई इन विटामिन के, ठीक है। जिस फूड में विटामिन के होगा वो उसके क्लोटिंग टाइम को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अनदर नेम फॉर ए स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इज। इनके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो स्टोन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन देखें, ए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी कैल्सीमिया, ऑप्शन सी कैलकुलस, ऑप्शन डी कैलिक्स। तो
जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो स्टोन होता है उसका दूसरा नाम होता है कैलकुलस भी बोलते हैं उसको। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी, कैलकुलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए पेशेंट विद malignant कैंसर हैज डिसाइडेड टू स्टॉप कीमोथेरेपी एंड रिसीव हॉस्पिस केयर, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। एक पेशेंट है जो malignant कैंसर का पेशेंट है, malignant कैंसर होता है, वो कीमोथेरेपी लेने के लिए मना कर देता है और वो बोलता है हॉस्पिस केयर के लिए। तो ये इसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, ऑप्शन बी नॉन कॉम्प्लायंस, ऑप्शन सी पावरलेसनेस, ऑप्शन डी होपलेसनेस। तो इसमें साफ दिख रहा है कि पेशेंट है वो ट्रीटमेंट लेने से कब मना करता है, वो करता है कि जब वो सारी होप खो देता है। ठीक है, सारी उम्मीदें खो देता है, उस टाइम पे वो उसी कंडीशन में वो कैंसर का ट्रीटमेंट लेने से मना करता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है डी, होपलेसनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, वीकनेस एंड फटीग, डबल विजन एंड स्लर्ड स्पीच, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट आर नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI स्कैन, विच शो स्मॉल plaque scattered throughout the white matter. The nurse would anticipate the diagnosis of एक पेशेंट इनकोऑर्डिनेशन, वीकनेस, फटीग, डबल विजन एंड स्लर्ड स्पीच की कंप्लेन करता है। MRI को छोड़ के सभी लैब रिजल्ट्स नॉर्मल है। MRI में वाइट मैटर में बिखरे हुए स्मॉल प्लिक्यू स्कैटर्ड दिखते हैं। नर्स क्या डायग्नोसिस एंटिसिपेट करेगी। ऑप्शन देखें, ए एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या लौ घेरिन डिजीज, ऑप्शन बी पॉली रेडिकुलोनेक्रोटिक या गुइलन बेरे सिंड्रोम, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी ब्रेन मेटास्टेसिस। तो ये इस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अपना, वो है यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा, डायग्नोसिस होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द डॉक्टर हैज टोल्ड द रेजिडेंट दैट हिज कैंसर इज ग्रोविंग एंड दैट ही इज डाइंग, व्हेन द रेजिडेंट टेल द नर्स एड दैट देयर इज ए मिस्टेक, द नर्स एड शुड। एक डॉक्टर है, एक रेजिडेंट को बोलता है कि उसका कैंसर है वो ग्रोथ कर रहा है और वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा। रेजिडेंस है वो नर्स एड यानी कि नर्सिंग सहायक को बोलता है कि ज़रूर आपसे कोई मिस्टेक हुई है। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स एड है क्या करेगी। ऑप्शन देखें, ए रिमाइंड द रेजिडेंट द डॉक्टर वुड नॉट लाई, ऑप्शन बी understand that Daniel is a normal reaction, option C suggest the resident ask for more tests, option D ask if the resident is afraid of dying। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा, वो नर्स एड है वो क्या करेगी उस टाइम पे, वो करेगी उसकी जो बातें हैं वो अंडरस्टैंड करेगी एंड वो नॉर्मल रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है बी, अंडरस्टैंड दैट डेनियल इज ए नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए पेशेंट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक हैज ए सेंट्रल लाइन कैथेटर इंसर्टेड इनटू द राइट सबक्लेविकल वेन बाय द फिजिशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी वेरीफाइड प्रायर टू द फर्स्ट यूज ऑफ द कैथेटर। एक पेशेंट है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए वो एंटीबायोटिक चलनी है, उसको सेंट्रल लाइन इंसर्ट किया गया है राइट सब क्लेविकल वेन के अंदर बाय फिजिशियन। तो इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन उसको कैथेटर की पोजीशन को यूज करने से पहले उसकी पोजीशन को वेरीफाइड करने के लिए कि ये वो सही लगा है कि नहीं लगा है, उसको वेरीफाइड करने के लिए हम क्या करेंगे। ऑप्शन देखें, ए लेंथ ऑफ कैथेटर, ऑप्शन बी
कैथेटर पोटेंसी, ऑप्शन सी ब्लड रिटर्न, ऑप्शन डी एक्सरे। तो ऐसे उस कैथेटर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे एक्सरे। एक्सरे से हमें पता चलेगा कि उसकी पोजीशन क्या है कैथेटर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए होम केयर नर्स विजिट्स ए पेशेंट विद डायबिटीज। द पेशेंट कास्ट 3 well balanced meal, sweet dessert and exercises 30 minutes a day twice a week. Also the patient is complained with taking hypoglycemia medication. Blood glucose level ranges from 150 to 200 mg per dl. The nurse sets a goal of eliminating sweet desserts and increasing the frequency of exercise to 3 times a week. This week, the patient exercised 3 times for 30 minutes and ate dessert only after dinner. The glucose range from 100 to 150 mg per dl. The nurse evaluate that. एक होम केयर नर्स एक डायबिटिक पेशेंट को विजिट करती है। पेशेंट ने 3 वेल बैलेंस्ड डाइट के साथ स्वीट डिजर्ट के साथ वीक में 2 बार 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है। इनके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि वह हाइपोग्लाइसीमिया मेडिसिन लेता है। उसका ग्लूकोज लेवल है 150 टू 200 mg पर dl है। नर्स स्वीट डिज़र्ट को एलिमिनेट करने और वीक में 3 बार एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का गोल सेट करती है। इस वीक पेशेंट ने 3 बार 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज की है और डिजर्ट ओनली डिनर के बाद खाए। अब ग्लूकोज लेवल 100/150 mg पर dl आता है। नर्स ने क्या इवाल्वेट किया? ऑप्शन देखें। ए, प्रोग्रेशन इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द गोल। ऑप्शन बी, द गोल इज मेट। ऑप्शन सी, द गोल इज इनअप्रोप्रिएट। ऑप्शन डी, द गोल विल नॉट बी मेट। तो नर्स ने वहाँ क्या इवाल्वेट किया, वो है प्रोग्रेशन इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द गोल। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द नर्स इज डिस्कसिंग द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV with a group of high risk patient. The nurse should test that this virus is found most commonly in which of the following body fluid. एक पेशेंट का ग्रुप है जो हाई रिस्क HIV हाई रिस्क होता है, उसके साथ एक नर्स डिस्कस कर रही है। तो नर्स उनको क्या बताएगी कि किस बॉडी फ्लूइड, इनमें से कौन सा बॉडी फ्लूइड है जिसके अंदर यह वायरस मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ऑप्शन देखें। ए, वेजाइनल सिक्रेशंस। ऑप्शन बी, यूरिन। ऑप्शन सी, ब्लड। ऑप्शन डी, सलाइवा। तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क किस फ्लूइड में ये वायरस पाया जाता है, वो है ब्लड। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है सी, ब्लड के अंदर HIV वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए 12-year-old child who has been diagnosed with insulin dependent diabetic mellitus IDDM since age 3 comes to the clinic for a routine visit. The patient has begun to self-manage care with parental supervision. The patient injects 28 units of NPH insulin every morning and 8 units at bedtime. The patient checks blood sugar 4 times every day. The patient's weight is stable and diet is unchanged. However, the patient reports several hypoglycemia reactions every week. The nurse knows the most likely cause is that. एक 12-year-old child है जिसको डायग्नोसिस हुआ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। उसको डायग्नोसिस हुआ था जब वो 3 साल का था, तब से वह क्लिनिक में आता है रूटीन चेकअप के लिए, रूटीन विजिट के लिए क्लिनिक में आता है
और वह सेल्फ ट्रीटमेंट सेल्फ मैनेज कर रहा है, सारा कुछ सेल्फ मेडिसिन वगैरह ले रहा है, कोई पेरेंटल इनके अपने पेरेंट्स के सुपरविजन के अंदर। पेशेंट है वो डेली 28 यूनिट है NPH इंसुलिन लेता है मॉर्निंग टाइम में, और 8 यूनिट लेता है नाइट में बेड टाइम पे, ठीक है। तो और वह दिन में 4 बार शुगर चेक करता है। इस बीच पेशेंट का वेट है वो स्टेबल है, जो डाइट चल रही है वो भी चेंज नहीं है। तो फिर भी पेशेंट है वो रिपोर्ट करता है कि उसको हर एक वीक में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली इसका कोज क्या होगा, क्या नर्स है कैसे जानेगी कि इसका मोस्ट लाइकली कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखें। ए, देयर मे बी चेंज्ड इन एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल और द बिगनिंग ऑफ ए ग्रोथ स्पर्ट। ऑप्शन बी, he patient may not be competent in technique of drawing up and injecting insulin. Option C, the dosage of insulin may need to be decreased as the patient continue to grow. Option D, the patient is not eating the adequate number of calories reported. तो इसका कारण मेन कारण क्या हो सकता है कि उसका वेट भी नहीं, वेट में भी चेंज नहीं है, उसका डाइट है उसमें भी चेंज नहीं है, उसके बाद भी उसका हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि पेशेंट है वो जो डेली एक्सरसाइज करता है उसमें चेंजेस कर दे, ठीक है, या स्ट्रेस हो सकता है, तो वो इसका कारण हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है ए, देयर मे बी चेंज इन एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल्स और द बिगनिंग ऑफ ए ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए नर्स एडमिनिस्टर ए एल्ब्यूटेरॉल नेबुलाइजर ऑन ए चाइल्ड विद अस्थमा एक्सर्बेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। एक बच्चा है जो एल्ब्यूटेरॉल नेबुलाइजर ले रहा है, किसकी वजह से, अस्थमा की वजह से। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है, क्या कौन सी चीज़ है जो इंडिकेट करती है कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। ऑप्शन देखें। ए, एडवेंटिशन ब्रीथ साउंड विद कफ। ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन रेट 28। ऑप्शन सी, O2 सेचुरेशन 94%। ऑप्शन डी, नेजल फ्लेयरिंग। तो किस वजह से हमें पता चलेगा कि नेबुलाइजर जो दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिवनेस है, तो उससे उसके लिए हम उसका ऑक्सीजन लेवल देखेंगे। उसका ऑक्सीजन मोर देन 90 आ रहा है तो हम मानेंगे कि उसको इफ़ेक्टिव है थोड़ा। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन वहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94%। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए पेशेंट कम टू द मेडिकल ऑफिस विद कंप्लेंट्स ऑफ सम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। The nurse discover the incontinence occurs because of an inability to delay voiding long enough to reach a toilet after the patient feels a sensation of bladder fullness. This type of incontinence is। एक पेशेंट सम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेंट के साथ मेडिकल ऑफिस में आता है। नर्स को पता चलता है कि पेशेंट को ब्लैडर की फुलनेस के सेंसेशन होने के बाद एक टॉयलेट तक पहुंचने में डिले करने में इनेबिलिटी के कारण इनकॉन्टिनेंस है। यह इनकॉन्टिनेंस कौन सा है, किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है। ऑप्शन देखें। ए, फंक्शनल। ऑप्शन बी, ओवरफ्लो। ऑप्शन सी, स्ट्रेस। ऑप्शन डी, अर्ज। तो ये किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है, वो है ओवरफ्लो टाइप का। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी, ओवरफ्लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी यू कमेंट मी। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।